国际广播电台。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत चीन भारत मैत्री का संक्षिप्त इतिहास और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत की जाएंगी। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। ली छियांग ने आर्थिक स्थिति पर संगोष्ठी आयोजित की। चीन और कजाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता। और शी जिनपिंग चीन का शासन के 5वें खंड के प्रचार के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक में कार्यक्रम आयोजित हुआ। अब आप अखिल पारे से सुनिए आज के पूरे समाचार। चीनी प्रधानमंत्री ली छियांग ने 13 जुलाई को आर्थिक स्थिति पर विशेषज्ञों और उद्यमियों के साथ संगोष्ठी आयोजित की। इसमें ली छियांग ने मौजूदा आर्थिक स्थिति और अगले चरण में आर्थिक कार्य पर राय और सुझाव सुने। संगोष्ठी में विशेषज्ञों और उद्यमियों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में उथल पुथल और बदलाव तेज होने की स्थिति में इस साल की पहली छमाही में चीन में आर्थिक स्थिति स्थिर रही। चीन ने अपने विकास की निश्चितता से बाहरी माहौल की अनिश्चितता का मुकाबला किया। हालांकि कुछ जोखिम और चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले विकास की निहित शक्ति मजबूत है। विशेषज्ञों और उद्यमियों के भाषण सुनने के बाद ली छियांग ने कहा कि इस साल शी जिनपिंग से केंद्रित सीपीसी की केंद्रीय समिति के मजबूत नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों के सभी विभागों ने ध्यान से राष्ट्रीय समग्र आर्थिक नीतियों का कार्यान्वयन किया और उच्च गुणवत्ता वाला विकास बढ़ाया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 13 जुलाई को पेचिंग में कजाकिस्तान के विदेश मंत्री येरमेक केशरबायोव के साथ मुलाकात की। इस मौके पर वांग यी ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायव के प्रोत्साहन में चीन कजाकिस्तान संबंधों का तेज विकास होने की स्थिति बनी रही। राष्ट्रपति टोकायव जल्द ही साल 2026 विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन यानी एआई के वैश्विक शासन पर उच्च स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन आएंगे। दोनों देशों के नेता गहन रूप से रणनीतिक संपर्क करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के विकास में नई उम्मीद जगाएंगे। वहीं केशरबायोव ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ पर बधाई दी और कहा कि राष्ट्रपति शी के नेतृत्व में चीन अवश्य ही उच्च गुणवत्ता वाले विकास का लक्ष्य जल्द ही प्राप्त करेगा। कजाकिस्तान और चीन अच्छे पड़ोसी और अच्छे दोस्त हैं। दोनों देशों के नेताओं के बीच गहन मित्रता और घनिष्ठ आवाजाही द्विपक्षीय संबंधों के उच्च स्तरीय विकास की सबसे बड़ी गारंटी है। शी जिनपिंग चीन का शासन के 5वें खंड के प्रचार के लिए 13 जुलाई को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने इस बात पर सहमति जताई कि शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर चीन और किर्गिस्तान के सभी वर्गों के लोगों के साथ साथ एससीओ परिवार के प्रतिनिधियों के बीच शी जिनपिंग चीन का शासन के 5वें खंड पर विचारों का आदान प्रदान और चर्चा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण पुस्तक चीनी शैली वाले आधुनिकीकरण के सिद्धांत और अभ्यास की व्यवस्थित व्याख्या करती है और मानव जाति के साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण के लिए चीन के दृष्टिकोण और योजना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। यह न केवल चीनी शैली वाले आधुनिकीकरण और समकालीन चीन को समझने के लिए एक प्रमाणिक कृति है, बल्कि चीन और किर्गिस्तान के बीच शासन संबंधी अनुभवों के आदान प्रदान को गहरा करने और विकास रणनीतियों के सामंजस्य को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। चीनी राज्य परिषद के प्रेस कार्यालय ने 14 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें सीमा शुल्क सामान्य प्रशासन के संबंधित अधिकारियों ने इस साल चीन के विदेशी व्यापार के संचालन की जानकारी दी
और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने इस साल की पहली छमाही के विदेशी व्यापार आंकड़े भी जारी किए, जिनसे पता चलता है कि चीन के आयात निर्यात में पिछले साल की तुलना में 16.9% की वृद्धि हुई है और विदेशी व्यापार में सकारात्मक रुझान बरकरार है। सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार इस साल की पहली छमाही में चीन का कुल आयात और निर्यात 254.7 खरब युआन तक पहुंच गया, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 16.9% अधिक है। इनमें से निर्यात 147.3 खरब युआन तक पहुंच गया, जिसमें 13.4% की वृद्धि हुई और आयात 107.4 खरब युआन तक पहुंच गया, जिसमें 22.1% का इजाफा हुआ। चीनी राज्य परिषद के सूचना कार्यालय ने 14 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस साल चीन के विदेशी व्यापार से जुड़े कामकाज की जानकारी दी। हाल के वर्षों में चीन के रोबोटिक्स उद्योग ने काफी तेजी से विकास किया है और इसका निर्यात लगातार बढ़ रहा है। साथ ही वैश्विक उत्पादन और रोजमर्रा की जिंदगी में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर श्रेणियों की बात करें तो इनमें मुख्य रूप से औद्योगिक रोबोट, सर्जिकल रोबोट, सफाई रोबोट और बुद्धिमान बायोनिक रोबोट शामिल हैं। आगे चलकर चीनी सीमा शुल्क विभाग रोबोटिक्स उद्योग के विकास संबंधी आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान देगा। विभाग अपनी नियामक सेवाओं में लगातार सुधार करेगा और व्यापार को आसान बनाने के स्तर को बढ़ाएगा। इससे चीन के विदेशी व्यापार में स्मार्ट तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक स्मार्ट अर्थव्यवस्था को गति देने में चीन अपना अहम योगदान देता रहेगा। 14 से 16 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी चीन के यूनान प्रांत के शिशुआंगपाना ताई जातीय स्वायत्त प्रीफेक्चर में 2026 विश्व महापौर संवाद शिशुआंगपाना कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वर्षावन और घर सह अस्तित्व, सह निर्माण और साझा थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में एक मुख्य फोरम और फील्ड विजिट शामिल है। इस दौरान दुनिया के अलग अलग शहरों के मेयर ग्रामीण पुनरुत्थान, खास उद्योगों के विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। यह आयोजन आपसी सीख को बढ़ावा देने के साथ साथ शहरों के बीच आपसी जुड़ाव और अंतर्राष्ट्रीय संवाद का एक बेहतरीन मंच तैयार करेगा। इसके जरिए सभी प्रतिनिधि मिलकर एक ऐसे विकास मार्ग की तलाश करेंगे जिससे इंसान और प्रकृति दोनों पूरे तालमेल के साथ एक दूसरे के साथ बने रहें। दक्षिण पश्चिम चीन के शिजांग स्वायत्त प्रदेश सरकार के सूचना कार्यालय ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 15वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिजांग में 1000 सुंदर गांवों का निर्माण किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि और पशुपालन से जुड़े इलाकों में लोगों को आधुनिक जीवन की सुविधाएं मुहैया कराना है। जानकारी के मुताबिक 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिजांग ने पहले ही ऐसे 1000 गांव विकसित कर लिए हैं। अब ग्रामीण इलाकों में शौचालयों की पहुंच 84.41% तक हो गई है, जबकि इंसानों और जानवरों को अलग रखने की दर 98.95% तक पहुंच गई है। इन बदलावों से स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार देखने को मिला है। 11 जुलाई को कोलकाता में चीनी समुदाय ने ड्रैगन बोट फेस्टिवल के लेक साइड क्लब में ड्रैगन बोट रेस का आयोजन किया। चीनी कौंसल जनरल शू वेई ने इसमें भाग लिया और भाषण दिया। चीनी और भारतीय युवाओं की 4 ड्रैगन बोट टीमों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और चीनी सांस्कृतिक प्रदर्शन का आयोजन हुआ। शू वेई ने भाषण देते हुए कहा कि दोनों देशों के नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन में चीन भारत के रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं और दोनों देशों के बीच मानवीय आदान प्रदान गहरी हो रहा है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल के दौरान ड्रैगन बोट रेसिंग एक वैश्विक सांस्कृतिक इवेंट बन गया है और दुनिया भर के लोगों के लिए चीनी संस्कृति को समझने का एक जरूरी जरिया बन गया है। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर।
और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम और मैं हूं आपका मित्र पंकज श्रीवास्तव। स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में हम आपको चीन की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और अलग अलग क्षेत्रों की कहानियां सुनाते हैं। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर वांग शुइंग के लिखे हुई चीन और भारत सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के विवरण पढ़कर सुनाएंगे। तो अपने वायदे के अनुसार हम इस बार भी एक नई कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है एक दूसरे से सीखो और साथ साथ आगे बढ़ो। तो शुरू करते हैं। सन 2003 में भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन की यात्रा करने के लिए आ गए हैं। ये खबर सुनकर मैं चीन की सारी जनता की तरह उनका स्वागत कर रहा हूं और बधाई देता हूं कि उनकी इस बार की यात्रा फिर सफल होगी। सन 1979 में विदेश मंत्री होने के तौर पर उन्होंने चीन की यात्रा की थी। उस समय हम मिले थे। मैंने एक साधारण विद्वान होने के नाते उनका स्वागत किया और हमने हिंदी में खूब बातचीत की। चीन और भारत के संबंध को और अधिक सुधारने, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को मजबूत बनाने इत्यादि विषयों पर बातचीत की। आज तक इसके बारे में मुझे साफ याद है। पिछले कुछ सालों में ऊपर बताए गए कई क्षेत्रों में बहुत परिवर्तन हुआ। उन सफलताओं पर हमें बड़ी खुशी हुई और इनसे प्रेरणा मिली। लेकिन ये नहीं कह सकते कि हमने जो काम किया वो काफी हो चुका है। ऐसी बात नहीं है, हरगिज नहीं है, क्योंकि परिस्थिति की मांग से और दोनों देशों की जनता की मांग से काफी दूर है। सबको मालूम है कि चीन और भारत संसार के सभ्य देशों में गिने जाते हैं। व्यतीत के लंबे इतिहास में चीनी जनता और भारतीय जनता आपस में आती जाती है और एक दूसरे से सीखती आई है। उन्होंने न सिर्फ विश्व संस्कृति के लिए अपने अपने योगदान दिए हैं, बल्कि परस्पर सांस्कृतिक विकास के लिए भी बड़ी भूमिका अदा की है। अगर चीन और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान न हो तो दोनों देशों का सांस्कृतिक विकास आज के जैसा नहीं होगा। चीन और भारत का सांस्कृतिक संबंध इतना घनिष्ठ है कि संसार में दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। जमाना बदलता रहता है और समाज विकसित होता जाता है। मैं समझता हूँ कि चीन और भारत दोनों देश अगर लगातार विकसित हों, संसार के विकसित देशों से प्रगतिशील तकनीक सीखने के साथ साथ दोनों देशों का एक दूसरे से सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों देशों की स्थिति बुनियादी तौर पर एक जैसी है। पहले दोनों देशों को समान मुसीबतों का सामना करना पड़ता था और साम्राज्यवादियों से लूट खसोट किया जाता था। आज दोनों विकासशील देशों में गिने जाते हैं। हम दोनों देशों के सामने जो कार्य है उनकी समानताएं बहुत हैं। सब अपने अपने देश का विकास और निर्माण करना चाहते हैं। दोनों देशों में खनिज पदार्थ समृद्ध है और जनता मेहनती है। उस पर दोनों पड़ोसी भी हैं। इसीलिए ऐसी स्थिति में दोनों देशों को एक दूसरे से सीखना बहुत आवश्यक है। 21वीं शताब्दी आ गई है। एशिया के विभिन्न देशों की आर्थिक प्रगति तेजी से बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के साथ साथ ही संस्कृति अत्यधिक समृद्ध होगी। इससे एशिया के विभिन्न देशों के राजनीतिक आर्थिक विकास को बल मिलेगा। चीन और भारत इस विकास के मुख्य भागीदार बनकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और एशिया के विभिन्न देशों के राजनीतिक और आर्थिक विकास की प्रेरक शक्ति बनेंगे। इस विकास के रुझान को दुनिया के समस्त लोग समझने लगे हैं। ऐसी स्थिति में अपने अपने देश का अच्छी तरह निर्माण करने के लिए एक दूसरे से सीखना बहुत अधिक जरूरी है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि दोनों देशों के संबंध लगातार सुधरने लगे हैं और दोनों देशों की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। चाहे सरकार यात्रा हो या लोक यात्रा, दिन पर दिन ज्यादा बढ़ती जाती है। दोनों देशों में सहयोग का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। इन सब को देखकर हमें प्रेरणा मिली है। इसके साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा चीनी लोग भारत को जानने की जिज्ञासा रखते हैं और इसी तरह ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोग भी चीन को। इस विकासशील स्थिति को देखकर मुझे हार्दिक खुशी हुई। आज चीन और भारत को और अच्छी तरह बनाने के लिए और दोनों देशों की परंपरागत मित्रता को और अधिक विकसित करने के लिए एक दूसरे को समझ लेना और एक दूसरे से सीखना और अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आइए हम अपने अपने देश को अच्छी तरह बनाने के लिए
कंधे से कंधा मिलाकर प्रयास करें। चीन और भारत के विकास का उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा है। चीनी समाज और संस्कृति के तहत चीन का प्राचीन इतिहास और संस्कृति। चीन विश्व के प्राचीनतम सभ्यता वाले देशों में से एक है। उसका 4000 वर्षों का पुराना लिखित इतिहास है। दुनिया के अन्य राष्ट्रों की तरह चीनी राष्ट्र भी अपने विकास के दौरान आदिम समाज, दास समाज और सामंती समाज की मंजिलों से गुजरा था। ऐतिहासिक विकास के इस लंबे दौर में चीनी राष्ट्र की विभिन्न जातियों की परिश्रमी, साहसी और बुद्धिमान जनता ने अपने संयुक्त प्रयासों से एक शानदार ज्योतिर्मय संस्कृति का सृजन किया और समूची मानव जाति के लिए भारी योगदान भी किया। आज से लगभग 17 साल पहले यहाँ आदिम मनुष्य रहा करता था। लगभग 4 या 5 लाख साल पहले पेइचिंग के निकट रहने वाला काफी मानव, जिसे पेइचिंग मानव का नाम दिया गया है, सरल औजार बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकता था और आग का उपयोग भी जान गया था। लंबे आदिम समाज से गुजरने के बाद लगभग ईसा पूर्व 21वीं शताब्दी में चीन में शा राजवंश की स्थापना हुई और दास प्रथा का प्रारंभ भी इसी राजवंश में हुआ। शा राजवंश का पतन होने के बाद पहले शांग राजवंश और फिर पश्चिमी चौ राजवंश की स्थापना हुई। इस बीच में चीन में दास प्रथा का और आगे विकास हुआ। उपर्युक्त राजवंशों के बाद पूर्वी चौ राजवंश, जिसे वसंत और शरद काल और युद्धरत राज्यकाल में विभाजित किया जाता है। उसी काल में चीन में बहुत से छोटे छोटे राज्य आधिपत्य के लिए युद्ध लड़ते थे। ईसा पूर्व 221 में छिन राजवंश, ईसा पूर्व 221 से 207 तक के प्रथम सम्राट छिन शी हुआंग ने पृथक्करण की स्थिति को समाप्त कर चीन के इतिहास में प्रथम केंद्रीकृत, एकीकृत और बहुजातीय सामंती राज्य छिन राजवंश की स्थापना की। उसने सामंती भूस्वामित्व का पोषण किया, यातायात का विकास किया और लिखित भाषा, मुद्रा और नापतौल के मापदंड को एक रूपता प्रदान की। ये सब उपाय सामंती व्यवस्था के विकास में सहायक सिद्ध हुए, लेकिन छिन शी हुआंग अपने साम्राज्य को सुदृढ़ नहीं बना पाया। ईसा पूर्व 206 में ल्यूपांग ने, जो शुरू में एक छोटा सा अफसर था, पश्चिमी हान राजवंश की स्थापना की। पश्चिमी हान राजवंश के आरंभिक काल में कृषि और दस्तकारी कुछ विकसित हुई थी। वाणिज्य पनपने लगा, वैदेशिक व्यापार की शुरुआत हुई और अनेक महत्वपूर्ण शहर भी उठ खड़े हुए। लेकिन पश्चिमी हान राजवंश के उत्तरकाल में राजनीतिक भ्रष्टाचार का बोलबाला होने से सामाजिक अंतर्विरोध तीव्र हो गए। अंत में हान राज परिवार के एक सदस्य और शिक्षित जमींदार लियोशू ने 25 ईस्वी में पूर्वी हान राजवंश की स्थापना की, जिसके शासनकाल में सामंती अर्थतंत्र का विकास जारी रहा। लेकिन उसके साथ ही तरह तरह के अंतर्विरोध भी गहरे होते गए। छिन, पश्चिमी हान और पूर्वी हान, ये 3 राजवंश एक एक करके पलट दिए गए। छिन राजवंश से 1840 में हुए अफीम युद्ध तक 2000 साल से भी अधिक सालों में चीन में लगातार सामंती समाज चलता रहा। क्रमशः हान वेई छिन, दक्षिणी और उत्तरी राजवंश सुई, थांग 5 राजवंश सुंग लियाओ, छिन, युआन मिंग और छिंग राजवंशों की स्थापना हुई। आर्थिक विकास की दृष्टि से चीन विश्व के प्राचीनतम देशों में से एक है। आज से 5-6 हजार साल पहले ही होंगहो नदी के मध्यवर्ती और निचले भागों में बसी चीनी जनता ने कृषि को मुख्य स्थान देते हुए पशुपालन भी शुरू कर दिया था। आज से 3000 वर्ष पहले शांग राजवंश में कांसा पिघलाने और ढालने की विधि का काफी विकास हुआ और साथ ही लोहे का उपयोग किया जाने लगा। रेशम का उत्पादन भी काफी विकसित था। चित्रित वस्त्र बुनने की प्राचीनतम विधियों का आविष्कार भी हो चुका था। चीन में इस्पात बनाने की विधि का विकास वसंत और शरद काल में शुरू हुआ। युद्धरत राज्यकाल में हुई कृषि की प्रगति के साथ साथ सिंचाई सुविधाओं का विकास भी काफी तेजी से हुआ, जिसमें सचुआन प्रांत में स्थित विश्वविख्यात
तुचियांग-येन सिंचाई परियोजना का निर्माण शामिल है। हान राजवंश के जमाने में कृषि, दस्तकारी और वाणिज्य का बहुत अधिक विकास हुआ। च्याओशेन की हान राज दरबार के दूत के रूप में पश्चिमी क्षेत्रों की यात्रा से चीन की तत्कालीन राजधानी छांगान, वर्तमान शियान से शुरू होकर शिनचियांग से होता हुआ भूमध्य सागर के पूर्वी क्षेत्रों के लिए जाने का रास्ता भी खुल गया। इसके बाद चमकदार चीनी रेशमी कपड़ा इस रास्ते के जरिए पश्चिम में पहुंचने लगा और ये रास्ता रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हान राजवंश के शासनकाल में विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में महान उपलब्धियां प्राप्त की गईं। सुप्रसिद्ध इतिहासकार समा छेन ने सूची ऐतिहासिक अभिलेख लिखा, जो चीन का सबसे पहला संपूर्ण सामान्य ऐतिहासिक ग्रंथ है। सुविख्यात विचारक वांग छुन ने अपनी लुनहों नामक रचना में प्रारंभिक भौतिकवादी दृष्टिकोण से विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या की। वैज्ञानिक चांग हंग ने भूकंप सूचक यंत्र और नक्षत्र विज्ञान में प्रयोग किए जाने वाले अनेक जल शक्ति चलित यंत्रों का आविष्कार किया। प्रसिद्ध चीनी वैद्य चांग छुंग छिंग ने शांग हान लुन बुखारों के बारे में लेख नामक ग्रंथ लिखा, जिसे चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। चीन के रेशमी कपड़े हान राजवंश के काल में दुनिया भर में मशहूर हो चुके थे। पश्चिमी हान के छन पाओ क्वांग नामक व्यक्ति की पत्नी ने रेशम पर कढ़ाई करने के यंत्र का आविष्कार किया और रेशमी कपड़ा तैयार करने की तकनीक में सुधार किया। कागज का आविष्कार उस जमाने का एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान था। कच्चे कागज का आविष्कार तो पश्चिमी हान काल में ही हो गया था। पूर्वी हान काल के छायलुन ने अपने पूर्वजों के अनुभवों का निचोड़ निकालकर पेड़ की छाल, पटसन के रेशे और कपड़े के चीथड़ों से बेहतर किस्म का कागज बनाया। पूर्वी हान राजवंश के बाद का लगभग 700 वर्ष लंबा काल चीन के इतिहास का वो दौर था जिसके शुरू में देश डी, शू और ऊ नामक 3 राज्यों 220 से 280 में विभाजित हो गया। फिर चिन राजवंश 256 से 420 ईस्वी के अंतर्गत उसका एकीकरण हुआ। उसके बाद दक्षिणी और उत्तरी राजवंशों 420 से 589 की आपसी कलह का दौर चला और अंत में सुई 581 से 618 ईस्वी और थांग 618 से 907 ईस्वी तक के राजवंशों के अंतर्गत उसने पुनः एकीकृत राज्य का रूप प्राप्त कर लिया। इस समूचे दौर में चीन के सामंती समाज का और आगे विकास जारी रहा। चीनी समाज और संस्कृति के तहत चीन का प्राचीन इतिहास और संस्कृति। तीन राज्यकाल का उत्तरी छाओ शासक छाओ और थांग राजवंश का सम्राट ले शिमिन 2 ऐसे राजनेता थे जिन्होंने कृषि उत्पादन के विकास की ओर काफी ध्यान दिया था। विज्ञान और संस्कृति का बहुत विकास हुआ। इसी जमाने के च्या सीशिये ने छिमिन याओशू यानी कृषि और पशुपालन निर्देशिका नाम की पुस्तक लिखकर खेती और पशुपालन से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत की। छियू हुआइवन ने पिटे हुए लोहे पर ढलवा लोहा डालकर और फिर इन दोनों को एक साथ गलाकर बढ़िया किस्म का इस्पात तैयार करने का तरीका खोज निकाला, जो धातु शोधन उद्योग की नई प्रगति का सूचक था। पूर्वी हान राजवंश के काल में चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ। दक्षिणी और उत्तरी राजवंशों के काल में इसका और अधिक प्रचार प्रसार हुआ और शासक वर्ग से बहुत से लोग इसके अनुयायी बन गए। महान विचारक फान चन ने शन मिए लुन आत्मा का लोप नामक पुस्तक लिखकर अनिश्वरवादी दृष्टिकोण से धार्मिक अंधविश्वासों का जोरदार खंडन किया। सुई और थांग राजवंशों के जमाने में विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की गईं। शिल्पकार ली छुन ने चाओ चाओ नामक एक पुल की डिजाइनिंग और निर्माण किया। ये दुनिया का सबसे पहला पत्थर की मेहराब वाला पुल है, जिसे आज भी यातायात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिशु ईशिंग संसार का पहला व्यक्ति था जिसने मध्याह्न रेखा की लंबाई निश्चित की थी। चिकित्सा और औषधि विज्ञान में पारंगत सुन सिमयाओ ने
छिन ची ई फांग यानी इलाज के अचूक नुस्खे नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने बहुत सी दवाइयों और नुस्खों का वर्णन किया। चीन में बारूद का आविष्कार पहले हो चुका था। थांग राजवंश के अंतिम काल से उसका युद्ध में इस्तेमाल शुरू हो गया। लकड़ी के ब्लॉकों से छपाई का आविष्कार भी चीनियों ने ही किया था। चीन में इसे दुनिया के किसी और देश से बहुत पहले अर्थात थांग राजवंश के काल में ही प्रयोग में लाया जाने लगा था। थांग राजवंश के काल का कला साहित्य भी काफी समृद्ध था। ली पाए, तूफू, ली शांग, इन और पाए ची वी जैसे प्रसिद्ध कवि और ऊ लाओची जैसे मशहूर चित्रकार भी इसी काल की देन थे। सुई राजवंश के अंतिम काल का किसान विद्रोह और थांग राजवंश के अंतिम काल में वांग छाओ के नेतृत्व वाला किसान विद्रोह इन 700 वर्षों के दौरान हुए सबसे बड़े विद्रोह थे, जिन्होंने इन दोनों राजवंशों के शासन को उखाड़ फेंका। उन्होंने जमींदार वर्ग की बुनियाद को हिला दिया और सामाजिक उत्पादक शक्तियों के और अधिक विकास का रास्ता खोल दिया। चीन के 5 राजवंशों 907 से 960 ईस्वी में विभाजन से लेकर लियाओ 916 से 1125 ईस्वी, सुंग 960 से 1279 ईस्वी, पश्चिमी शिया 1038 से 1227 ईस्वी और चिन 1115 से 1234 ईस्वी राजवंशों के सह अस्तित्व से होते हुए युआन राजवंश 1271 से 1368 ईस्वी के अंतर्गत उसके पुनरेकीकरण तक के 460 वर्षों में सामंती संबंधों में काफी स्पष्ट परिवर्तन हुए। भूमि की मलकियत पर मौरूसी विशेषाधिकार कम कर दिया गया और जमींदारों पर किसानों की व्यक्तिगत निर्भरता काफी कम हो गई। जमींदार वर्ग ने मुख्य रूप से जमीन खरीदकर उस पर अपनी मिल्कियत का दायरा बढ़ा लिया और किसानों को काश्त पर जमीन देना और उनसे उपज के रूप में लगान वसूल करना शोषण का मुख्य तरीका बन गया। इस काल में कृषि, दस्तकारी, विज्ञान और संस्कृति का विकास जारी रहा। कपास की खेती होने लगी और सूती कपड़ा बनाने के धंधे का उदय हुआ। वांग तोफो नामक एक मेहनतकश महिला ने सूती कताई और बुनाई की तकनीक में सुधार किया। कृषि वैज्ञानिक छनफू और वांग chen ने नुंगशु कृषि के बारे में लेख नामक पुस्तक लिखी, जिससे उस काल में खेती की प्रगति का पता चलता है। टीरांग द्वारा अलग अलग टाइपों के इस्तेमाल का तरीका खोज निकालने के फलस्वरूप छपाई में सुधार हुआ। कुतुबनुमा का आविष्कार चीन में पहले ही हो चुका था और 11वीं शताब्दी के अंत में उसका इस्तेमाल जहाज रानी के लिए भी होने लगा। ली चियन ने इंग चाओ फाशी यानी भवन निर्माण के तरीके नामक पुस्तक लिखकर वस्तु निर्माण में श्रीकों द्वारा अर्जित अनुभवों का निचोड़ प्रस्तुत किया। शन खो की पुस्तक मंग शी पी थान यानी स्वप्न सरित उपवन में लिखे गए लेख में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और भूविज्ञान के विविध विषयों से संबंधित बहुत से शोध लेख शामिल हैं। कुओ राओ चिंग ने राओ शीली समय बताने वाला पंचांग नामक एक नया पंचांग तैयार किया। उसने नक्षत्र विज्ञान में काम आने वाले अनेक यंत्रों का आविष्कार भी किया और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में योगदान किया। सुंग काल का गाथा काव्य और युआन काल के नाटक जैसे साहित्य रचना के नए रूपों का उदय हुआ। सुशी, ली छिंगचाओ, शिन शीशी, लू याओ, क्वांग हानछिन और वांग शीफो इस काल के उल्लेखनीय साहित्यकार थे। सुंग और युआन काल में किसानों के बहुत से विद्रोह हुए। कृषक शक्तियों ने इस आशय की राजनीतिक और आर्थिक मांगे पेश की कि समाज में उच्च और निम्न, अमीर और गरीब दोनों को समानता का दर्जा दिया जाए। ये मांगे इस बात की द्योतक थीं कि सामंती युग में किसानों के विद्रोह एक नई मंजिल पर पहुंच गए थे। युआन राजवंश अपने शासन के अंतिम सालों में हुए सबसे बड़े किसान विद्रोह के आघात को बर्दाश्त न कर सका और उसका पतन हो गया। सुंग और युआन राजवंशों के काल में वाणिज्य और वैदेशिक व्यापार का और अधिक विकास हुआ। चीन के 4 बड़े आविष्कारों कागज बनाना, छपाई, कुतुबनुमा और बारूद का और आगे विकास हुआ और उनका प्रचलन कोरिया, जापान, अरब देशों और यूरोप में भी शुरू हो गया। चीनी समाज और संस्कृति के तहत चीन का प्राचीन इतिहास और संस्कृति।
मिंग राजवंश के प्रारंभिक काल से छिंग राजवंश के मध्यकाल तक का लगभग 470 वर्षों का दौर 1368 से 1840 ईस्वी चीन में सामंतवाद के क्रमिक अवसान का दौर था। इस काल में एक एकीकृत बहुजातीय देश बन चुका था। छिंग राज्य पश्चिम में बालकश झील और पामीर पठार तक फैला हुआ था और उत्तर में उसकी सीमा साइबेरिया से मिलती थी। उत्तर पूर्व में उसकी सीमा बाहरी हिंगकान पर्वत श्रृंखला के साथ साथ यानी सखालिन द्वीप सहित समुद्र तक थी। पूर्व में उसका विस्तार ताइवान और उसके आसपास के द्वीपों सहित प्रशांत महासागर तक और दक्षिण में नानशा द्वीप समूह तक था। दक्षिण पश्चिम में तिब्बत और यूनान उसके सीमांत प्रदेश थे। इस विशाल भूक्षेत्र में एकता के सूत्र में बंधी विभिन्न जातियों के आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत घनिष्ठ थे। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ज़ारशाही रूस ने अपना प्रभाव साइबेरिया तक फैलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू किया। 17वीं शताब्दी के मध्य में उसने हेलुंग नदी घाटी पर हमला कर दिया, जिस पर हमेशा से चीन सरकार का शासन चला आ रहा था। छिंग सम्राट खांगशी 1662 से 1722 ईस्वी तक ने रूस की इस प्रसारवादी गतिविधियों को कारगर रूप से रोके रखा। 1689 में चीन और रूस के बीच समानता के आधार पर हुई समझौता वार्ता के फलस्वरूप नीपछू संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें इस बात की कानूनी तौर पर पुष्टि कर दी गई कि हेलुंग नदी घाटी और उसूली नदी घाटी के विशाल क्षेत्र चीन की ही प्रादेशिक भूमि है। मिंग और छिंग राजवंश काल में विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी उपलब्धियां हासिल की गईं। 16वीं शताब्दी में चीनी वैद्य ली शियन ने पंछाओ कांगमो औषधि कोश नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें 1800 से अधिक दवाइयों और लगभग 10,000 नुस्खों का परिचय दिया गया है। बाद में इस ग्रंथ का अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। जैसे जैसे चीन के सामंती समाज का अंत नजदीक आता गया, वैसे वैसे उसके वर्ग अंतर विरोध भी तीव्र से तीव्रतर होते गए। इस काल में किसान विद्रोहों की संख्या पहले से ज्यादा होने लगी। मिंग राजवंश के अंतिम काल में ली चीछंग के नेतृत्व में हुआ विद्रोह इनमें सर्वप्रसिद्ध है। मिंग और छिंग काल के किसान विद्रोहों ने एक नई परिस्थिति को जन्म दिया, जो इस बात का प्रतीक थी कि चीन में सामंतवाद के दिन जल्दी ही खत्म होने वाले थे। चीनी जनता और अन्य देशों की जनता के बीच मित्रवत आदान प्रदान की शुरुआत आज से 2000 वर्ष पहले हुई थी, जब हान राज दरबार के दूत के रूप में च्यांगशिन को पश्चिमी क्षेत्रों की यात्रा पर भेजा गया था और इस प्रकार मध्य एशिया और फारस वर्तमान ईरान के साथ संपर्क का रास्ता खुल गया था। ये रास्ता जिसके जरिए हान राजवंश का रेशमी कपड़ा और अन्य वस्तुएं दक्षिण पश्चिमी एशिया और यूरोप तक पहुंचने लगी, इतिहास में रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने पूर्व और पश्चिम के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। थांग राजवंश के काल में स्थल और समुद्री यातायात के विकास के फलस्वरूप कोरिया, जापान, भारत, वियतनाम, फारस और अरब देशों के साथ चीन के सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई। थांग सम्राटों से भेंट करने के लिए अन्य देशों के दूत लगातार चीन आते रहते थे। थांग राजवंश की राजधानी छांगान में आकर रहने वाले विदेशियों की संख्या अक्सर हजारों तक पहुंच जाती थी, जिनमें व्यापारी, विद्यार्थी, कलाकार और विभिन्न धार्मिक मतों के लोग शामिल थे। महाभिक्षु श्वेनचांग ने भारत और मध्य एशिया की यात्रा की और ताथांग शीची महान थांग राजवंश के काल में पश्चिमी क्षेत्रों का विवरण नामक वैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व की एक पुस्तक भी लिखी। मिंग राजवंश के प्रारंभिक काल में चंगहो ने एक बड़े जहाज बेड़े को साथ लेकर करीब 30 वर्षों में 7 बार दक्षिण पूर्वी एशिया, भारतीय प्रायद्वीप, फारस, अनेक अरब देशों और इनसे भी दूर अफ्रीका के पूर्वी समुद्री तट की यात्राएं भी की। दुनिया के अन्य देशों के साथ चीन के संबंध अधिकाधिक विकसित होते रहे। 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में चीन की विभिन्न जातियों की जनता ने, जो अपने घरेलू शासकों और विदेशी हमलावरों के विरुद्ध हमेशा से लड़ती आई थी, सामंतवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपना संघर्ष शुरू किया और इसके साथ ही चीन के इतिहास का एक नया दौर शुरू हुआ। 17वीं और 18वीं शताब्दियों में यूरोप के प्रमुख देश एक एक करके पूंजीवादी समाज में कदम रख चुके थे। वे अपने तोमर माल के लिए दुनिया में हर जगह बाजार तलाश रहे थे और अन्य देशों पर कब्जा करके उन्हें अपना उपनिवेश बनाते जा रहे थे।
चीन भी अपने विशाल भू क्षेत्र, प्रचुर संसाधनों और बड़ी आबादी के कारण जल्दी ही उनका निशाना बन गया। ये दोस्ती तेरे दम से है, 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 ये दोस्ती तेरे दम से है। तो श्रोता मित्रों, ये था स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में प्रोफेसर वांग शुइंग के लिखी हुई चीन और भारत सांस्कृतिक परिपेक्ष के विवरण के तहत चीन का प्राचीन इतिहास और संस्कृति। आज ये कड़ी यहीं समाप्त होती है। अगली बार हम एक नई कड़ी के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं, मैथिली शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर और सान चांग पश्चिम की यात्रा पर आगे बढ़ चलते हैं। अब गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। गर्मियां शुरू होने के बावजूद भी वे लगातार अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते जाते हैं। चलते चलते वे लोग धर्म ध्वंसक राज्य पहुंच जाते हैं, जहां भिक्षुओं का वध करने की प्रतिज्ञा लिए हुए राजा पहले ही तैयार रहता है। वानर रास्ते को पार करने के लिए एक तरकीब सोचता है, जिसे वह सान चांग को जाकर बताता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। अब तक वानर जादू की शक्ति के जरिए ऊपर उठकर अपने मेघयान पर पहुंच गया था और सराय के बाहर निकल गया था। मेघयान को मोड़कर वह सीधा सड़क के पास की उस खाई में लौट गया, जहां सान चांग उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने वानर को आते देखा, वह जोर से चिल्लाया, क्या हम लोग धर्मध्वंसक राज्य की राजधानी को पार कर सकेंगे शिष्यवर? गुरुदेव के पास पहुंचकर कपड़ों और पगड़ियों का ढेर उसके सामने रखते हुए वानर ने जवाब दिया, गुरुदेव, आप भिक्षु के रूप में धर्मध्वंसक राज्य की राजधानी को पार नहीं कर पाएंगे। शुक्र बोला, भैया, यह कौन सी मुश्किल बात है? भिक्षु ना बनने का कितना आसान तरीका है। इसके लिए सिर्फ 6 महीने तक हजामत ना बनाना और बार बढ़ाते रहना काफी होगा। वानर ने जवाब दिया, हम लोग 6 महीने तक इंतजार नहीं कर सकते। हम लोग फौरन भेष बदल कर आम आदमी बन जाएंगे। मैं इस नगर को अच्छी तरह से देख आया हूँ गुरुदेव। हालांकि यहाँ का राजा बहुत दुष्ट है और भिक्षुओं की हत्या कर रहा है, फिर भी वह देवलोक का सच्चा पुत्र है। नगर के ऊपर एक मंगलकारी आलोक और सुखमय वातावरण फैला हुआ है। मैं नगर के रास्तों से परिचित हो गया हूँ और स्थानीय भाषा भी बोल समझ सकता हूँ। मैं अभी एक सराय से ये कपड़े मांग कर लाया हूँ। इन्हें पहनकर हम आम आदमी बन जाएंगे। हम लोग आम आदमी बनकर नगर में घुसेंगे, रात वहीं बिताएंगे। चौथे पहर में उठकर सराय के मालिक से अपने लिए कुछ शाकाहारी भोजन बनवा लेंगे और 5वें पहर में हम नगर दरवाजे से बाहर निकलकर पश्चिम की तरफ जाने वाले मुख्य रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। उस समय अगर हमें रास्ते में किसी ने रोका तो हम उसे समझा देंगे। मैं उससे कहूँगा कि हमें एक अधिसत्ता संपन्न राज्य के शासक ने भेजा है। धर्म ध्वंसक राज्य के राजा को हमें रोकने की हिम्मत नहीं हुई। उसने हमें अपनी राह जाने दिया है। भिक्षु रेतात्मा ने कहा, बड़े भैया ने सारा इंतजाम बहुत अच्छी तरह कर लिया है। हमें उनकी सलाह मान लेनी चाहिए। श्रद्धेय धर्माध्यक्ष के सामने इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं रह गया था कि वह अपना भिक्षु का बाना उतार कर आम आदमी के कपड़े और पगड़ी पहन ले।
भिक्षु रेतात्मा ने भी अपनी पोशाक बदल डाली, किंतु शूकर का सिर काफी बड़ा होने के कारण पगड़ी के अंदर नहीं समा सका। इसलिए वानर सुई धागा उठा लाया और उसने 2 पगड़ियों को उधेड़ कर उनसे एक बड़ी पगड़ी बना डाली। वह पगड़ी शूकर के सिर में पहनाई गई, फिर एक मोटा कपड़ा उसे पहनने के लिए दे दिया गया। अंत में वानर ने अपने कपड़े भी बदल डाले और वह बोला, महानुभावों, अब यात्रा के दौरान हम में से कोई भी गुरु या शिष्य शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। शूकर ने पूछा, फिर हम एक दूसरे को कैसे बुलाएंगे? वानर ने जवाब दिया, हम लोग अब से एक दूसरे को भाइयों की तरह बुलाएंगे। गुरुदेव बड़े भाई थांग कहलाएंगे, तुम शूकर तीसरे कहलाओगे और भिक्षु रेतात्मा को रेतात्मा चौथे के नाम से बुलाया जाएगा। मैं सुन दूसरा कहलाऊंगा। और जब हम लोग सराय के अंदर होंगे उस समय तुम सब लोग बिल्कुल मौन रहोगे। बोलने का सारा काम मैं करूंगा। जब वे लोग पूछेंगे कि हम किस चीज के व्यापारी हैं, तो मैं कहूंगा कि हम घोड़े के व्यापारी हैं। मैं झूठ मूठ यह कहूंगा कि सफेद घोड़े को हम नमूने के रूप में लाए हैं और हमारे साथ कुल 10 व्यापारी हैं, जिनमें से 4 पहले आए हैं ताकि सराय में किराए पर कमरा ले सके और घोड़े को बेच सके। इस तरह सराय का मालिक निश्चित रूप से हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेगा, हमारी देखभाल खूब अच्छी तरह करेगा। जाने से पहले मैं टूटी खपरेल के एक टुकड़े को चांदी के सिक्कों में बदलकर सराय का हिसाब चुका दूंगा, तब हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकेंगे। हालांकि थांग महाभिक्षु इस योजना पर ज्यादा खुश नहीं था, फिर भी उसने उसे स्वीकार कर लिया। चारों भिक्षु घोड़े और असबाब के साथ तेजी से नगर में जा पहुंचे। चूंकि वह एक शांत क्षेत्र था, इसलिए नगर दरवाजे अब भी खुले हुए थे। हालांकि रात काफी हो चुकी थी। वे लोग सीधे नगर के अंदर चले गए और जब वे वांग द्वितीय की सराय के फाटक के सामने से गुजर रहे थे, तो उन्हें अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। लोग शोर मचा रहे थे, मेरी पगड़ी गायब हो गई, मेरे कपड़े नदारद हैं। जो कुछ हो रहा था उसकी जानकारी न होने का बहाना करते हुए वानर उन्हें सड़क के उस पार एक अन्य सराय में ले गया। इस सराय में अब भी कंडील जल रही थी। वानर ने सराय के फाटक पर जाकर पूछा, क्या आपके सराय में हम लोगों के लिए कमरा मिल सकेगा? एक स्त्री ने अंदर से उत्तर दिया, हाँ मिल सकेगा, कृपया ऊपर आ जाए महोदय। अभी उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि एक आदमी घोड़े को लेने आ पहुंचा। वानर ने घोड़े को उसके हवाले कर दिया और वह उसे अंदर ले गया। फिर वानर दीपक की परछाई में गुरुदेव को सराय के अंदर ले गया। ऊपर की मंजिल में मेज कुर्सियां बड़े व्यवस्थित ढंग से लगी हुई थी। खिड़की खोली गई और वे सब लोग चंद्रमा की रोशनी में बैठ गए। जब कोई व्यक्ति चिराग लेकर आया तो वानर ने रास्ता रोककर चिराग बुझा दिया और बोला, इतनी अच्छी चांदनी रात में चिराग की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही चिराग जलाने वाला व्यक्ति नीचे उतरा, वह परिचारिका 4 प्यालियों में चाय ऊपर ले आई। वानर ने अपनी चाय की प्यालियां ले ली। कुछ ही पलों में एक अन्य महिला सीढ़ी से ऊपर आई। वानर के पास आकर उसने पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं महोदय? आप कौन से बेहतरीन माल लाए हैं? वानर ने जवाब दिया, हम लोग उत्तर से आए हैं, हमारे पास कुछ घटिया घोड़े बिकाऊ हैं। महिला ने कहा, आप बहुत कम उम्र में ही घोड़े के व्यापारी बन गए हैं। वानर ने परिचय कराया, ये महाशय बड़े भाई थांग हैं, ये महाशय शूकर तीसरे हैं और ये रेतात्मा चौथे हैं। मैं सुन दूसरा हूँ। महिला ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन आपके कुल नाम तो अलग अलग हैं। वानर ने जवाब दिया, हाँ हमारे कुल नाम अलग अलग हैं, पर हम सब एक साथ ही रहते हैं। हम 10 भाई एक साथ रहते हैं। उनमें से 4 पहले आए हैं ताकि यहाँ रहने और खाने पीने का इंतजाम कर सकें। बाकी 6 लोगों ने नगर के बाहर रात काटने के लिए एक जगह ढूंढ ली है। उन्हें रात को नगर में आना बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उनके साथ घोड़े भी हैं।
वे लोग कल सुबह आएंगे। तब तक हम उनके टिकने का इंतजाम कर लेंगे। जब तक हमारे घोड़े बिक नहीं जाएंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। महिला ने पूछा, आपके पास कुल कितने घोड़े हैं? पागल ने जवाब दिया, सभी उम्रों के 100 से कुछ ज्यादा हैं। वे सब हमारे इस घोड़े जैसे ही हैं, पर सिर्फ इतना है कि उनके रंग अलग अलग हैं। महिला ने हंसते हुए कहा, सुन महोदय, आप सचमुच जानते हैं कि यात्रा कैसे करनी चाहिए। आपको सीधे हमारे सराय में आना चाहिए था। कोई और सराय आपके ठहरने का इंतजाम नहीं कर पाएगी। हमारी सराय में एक विशाल आंगन है जहाँ खूंटियों और नांदों की समुचित व्यवस्था है और चारा भी मौजूद है। यहाँ हम कई 100 घोड़े के भोजन का इंतजाम कर सकते हैं। सिर्फ एक बात ऐसी है जिसे मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं इस सराय को कई सालों से चला रही हूँ और यह काफी प्रसिद्ध भी हो चुका है। मेरे स्वर्गीय पति का नाम चाओ था। उनका कई साल पहले देहांत हो चुका है, इसलिए इस सराय का नाम विधवा चाओ सराय पड़ गया है। 你挑着担，我牵着马，迎来日出，送走晚霞，打听看河成大道。 तो दोस्तों, आज की कहानी यहाँ पर। आगे की कहानी लेकर मैं श्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। 用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को सावधान का प्यार का नमस्कार। श्रोताओं को राकेश वत्स का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले पाठ में हमने सेकंड हैंड बाजार में खरीदारी करने के लिए कुछ उपयोगी वाक्य सीखे थे। हाँ, मैंने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल भी खरीदा जो मुझे बहुत पसंद आया। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 我要订个比萨饼， मैं एक पिज्जा का ऑर्डर देना चाहता हूँ। 怎么付钱呢？ पैसे कैसे दें? 可以货到付款。 माल पहुँचने पर पैसा दे सकते हैं। 你说一个时间。 बताइए किस समय पहुँचेगा? आधुनिक तकनीकी युग में खरीदारी का काम भी बहुत आसान हो गया है। अब आप टेलीफोन से भी माल खरीद सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मसलन अगर आप एक पिज्जा का ऑर्डर देना चाहते हैं तो आप टेलीफोन पर ऑर्डर दे सकते हैं। 我要订个比萨饼。 我要订个披萨饼。 मैं 我要 चाहना 要 订 ऑर्डर देना 订 个 मात्रा सूचक शब्द 个 比萨饼 पिज्जा 披萨饼。 我要订个比萨饼। मैं एक पिज्जा का ऑर्डर देना चाहती हूँ। 我要订个披萨饼。 तो श्रोताओं, अब आज के बाद की पहली बातचीत सुनिए। 喂，你好，我要订一个比萨饼， 大的还是小的？ 大的。 समझ में आ गया। ये वाक्य सरल हैं। 我要订个披萨饼 यानी मैं एक पिज्जा का ऑर्डर देना चाहता हूँ। जी हाँ, याओ का अर्थ है चाहना, 要 तीन ऑर्डर देना, 订 क मात्रा सूचक शब्द। मैं समझ गया। ऐसा भी कह सकते हैं संक या सक, ठीक है ना? ठीक है, पिज्जा बिंग तो पिज्जा ही है। पिज्जा बिंग 我要订个比萨饼，
मैं एक पिज्जा का ऑर्डर देना चाहती हूँ 我要订个披萨饼 फिर पैसे भी देने हैं पैसे कैसे दें इसे चीनी में कैसे पूछें आप पूछ सकते हैं 怎么付钱呢怎么付钱呢怎么 किस तरह कैसे 怎么付 देना चुकाना भुगतान करना 付 钱 पैसे 钱 न भाववाचक शब्द जो प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में आता है 呢怎么付钱呢怎么付钱呢 पैसे कैसे दें अच्छा आगे हम आज की दूसरी बातचीत सुने 怎么付钱呢？可以货到付款。请送到北京大学西门吧。好的， अब इस वाक्य की व्याख्या सुनिए 怎么付钱呢 यानी पैसे कैसे दें 怎么付钱呢怎么 कैसे किस तरह 怎么付钱 पैसे देना या भुगतान करना 付钱怎么付钱呢怎么付钱呢 पैसे कैसे दें आज के जमाने में इंटरनेट के माध्यम से भी खरीदो फरोख्त हो सकती है इस प्रकार की खरीदारी के लिए इंटरनेट पर खोले गए अपने बैंक खाते से भी भुगतान किया जा सकता है और डाक से भी लेकिन माल पहुंचने पर पैसा देना उचित रहता है क्योंकि माल आने के बाद आप इसकी गुणवत्ता की जांच कर सकते हैं और माल जांचने के बाद पैसा दे सकते हैं बहुत अच्छा विचार है इसलिए पैसे का भुगतान करने के लिए आप कह सकते हैं 可以货到付款 माल पहुंचने पर पैसा दे सकते हैं 可以货到付款可以 सकना 可以货 माल या उत्पाद 货 到 पहुंचना 到 付 देना भुगतान करना या चुकाना 付 款 पैसा 款可以货到付款 माल पहुंचने पर पैसा दे सकते हैं 可以货到付款 पाठ के तीसरे भाग में हम पिज्जा के पहुंचने के समय के बारे में सीखेंगे इस वक्त माल भेजने वाला कह सकता है आप समय बताएं चीनी में वो कैसे कहेगा वो कह सकता है 你说一个时间你说一个时间你 अब 你说 बताना या कहना 说一个 एक 一个时间 समय 时间你说一个时间你说一个时间 आप समय बनाएं अच्छा अब आप आज की तीसरी बातचीत सुने 您几点能送到？你说一个时间。大概12点吧。 श्रोता दोस्तों अब आज के बाद की सारी बातचीत सुनिए बातचीत एक 喂，你好我要订一个比萨饼，大的还是小的？大的。 बातचीत दो 怎么付钱呢？可以货到付款。请送到北京大学西门吧。好的， बातचीत तीन 您几点能送到？你说一个时间。大概12点吧。 ये थी आज के पाठ की सारी बातचीत श्रोता दोस्तों अब हमेशा की तरह आए वेतुंग भाई से चीन की संस्कृति के बारे में थोड़ी जानकारी लें श्रोता दोस्तों ई कॉमर्स के तेज विकास के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन खरीद फरोख्त करना बहुत आसान और लाभदायक हो गया है चीन में विदेशी मित्रों को ऑनलाइन खरीदारी के लिए मैं ये कुछ सुझाव दूंगा ऑनलाइन खरीदारी के समय ग्राहक असली चीजें नहीं देख पाते हैं हो सकता है कि असली चीज और उसके नमूने में अंतर हो इसलिए सौदा पटने के बाद रसीद मांगना मत भूलें तभी विवाद पैदा होने पर आपके पास प्रमाण हो दूसरे ग्राहक अच्छी साख वाली श्रेष्ठ कंपनी के उत्पाद खरीदें और जल्दबाजी में ऑर्डर देने के लिए बटन को क्लिक न करें क्योंकि ऑर्डर देने के लिए क्लिक करने पर आपका सौदा पक्का हो जाता है इसलिए ऑनलाइन खरीदो फरोख्त के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल होता है इसलिए हर खरीद फरोख्त के बाद अपने पासवर्ड को बदल लें और भुगतान के लिए माल पहुंचने पर पैसा देने का तरीका अपनाएं
अच्छा दोस्तों, आज का पाठ यहीं तक। अब हमें आज्ञा दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।